हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है BRSDT की तैयारी हमारे इस चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हिंदी पेपर की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हम लोग डेली कर रहे हैं। तो कल से जो है क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो 20 क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं डेली शाम के 5 बजे आएगा क्वेश्चन। तो चलिए उसी क्वेश्चन की सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि किसने कहा कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, अतः मैं संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, उर्दू वालों को अपने विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर रहा हूं। यह किसका कथन है कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, अतः मैं संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, उर्दू वालों को अपने विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रेशन, दूसरा है गार्सा दत्ताजी, तीसरा है शिव सिंह सेंगर और चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह किसके द्वारा कहा गया था? यह जो कहा गया था यह जॉर्ज ग्रेशन के द्वारा क्या कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज ग्रेशन के इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किस नाम से किया है? कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जॉर्ज ग्रेशन का इतिहास जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो उसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो किशोरी लाल गुप्त ने किया, ये तो आपको पता चल गया। तो यह इन्होंने जो किया है हिंदी में अनुवाद, तो किस नाम से किया है? तो इन्होंने जो किया है वह किया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। आप सभी से मैं यही कहूँगी कि एक नोटबुक तैयार कर लें और आप सभी नोट करते जाए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास में युगिन प्रवृत्तियों के आधार पे पहली बार काल विभाजन किसने किया? हिंदी साहित्य इतिहास में युगिन प्रवृत्तियों के आधार पे पहली बार काल विभाजन जो किया गया था तो किसने किया? तो यह जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही सर्वप्रथम प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साहित्यकार ने समन्वय भावना के आधार पर तुलसीदास को भारतवर्ष का लोकनायक कहा? किस साहित्यकार ने समन्वय भावना का आधार बनाकर जो है तुलसीदास को भारतवर्ष का लोकनायक कहा है? तो यह किसने कहा था? तो यह जो कहा गया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने कहा रीतिकाल के कवियों का परिचय देने में प्रायः मृष्यबंधु विनोद को ही आधार बनाया गया है? किसी इतिहासकार ने, किसी साहित्यकार ने ये कहा कि रीतिकाल के कवियों का परिचय देने में प्रायः जो है मृष्यबंधु विनोद को ही आधार बनाया गया है। तो यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है किसका है? ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही हो जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरप्पा का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो सरप्पा का जो संबंध था किस विश्वविद्यालय से था? तो इसका जो संबंध था नालंदा विश्वविद्यालय से था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रचना को जैनी रामायण कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी रचना है जिसको कि जैनी रामायण कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, पूवम चिड़ियों को जो है जैनी रामायण कहा जाता है। ठीक है, पूवम चिड़ियों को क्या कहा जाता है? जैनी रामायण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य द्विवेदी का इतिहास लेखन का दृष्टिकोण है। तो आचार्य द्विवेदी का जो इतिहास लेखन का दृष्टिकोण है वह क्या है? तो वह जो है ऐतिहासिक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो इतिहास लेखन का जो दृष्टिकोण था वह ऐतिहासिक था। और वहीं अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जो दृष्टिकोण था वह था विधेयवादी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आचार्य द्विवेदी के बारे में, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो उनका जो इतिहास लिखने का जो दृष्टिकोण था वह था ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास कृत भक्तमाल में कितने भक्तों का परिचय है? नाभादास कृत जो भक्तमाल है, नाभादास की रचना है भक्तमाल, तो इसमें कितने भक्तों का परिचय दिया गया है? तो इसमें जो भक्तों का परिचय दिया गया है वह है 200। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल संस्कृतानंद ने आदिकाल का समय बताया है। तो आदिकाल का इन्होंने समय जो बताया है क्या बताया है? 8वीं से 13वीं शताब्दी बताया है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाता है। राहुल संस्कृतानंद ने आदिकाल का समय कब से कब बताया है? तो 8वीं यानी 8वीं से 13वीं शताब्दी उन्होंने बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने भारत सरकार
किस विद्वान को भारत सरकार ने 1965 में भाषा का राष्ट्रीय प्राध्यापक घोषित किया था? ऐसे कौन से विद्वान हैं जिसे कि भारत सरकार ने 1965 में भाषा का राष्ट्रीय प्राध्यापक घोषित किया था? सारे के सारे इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी कंपटीशन में, जैसे कि आप टीजीटी करना चाहते हो, पीजीटी करना चाहते हो, डीएसएसबी करना चाहते हो या फिर बिहार स्टेट करना चाहते हो, तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी नोट करते जाएँ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा ये। तो क्या था क्वेश्चन कि किस विद्वान को भारत सरकार ने 1965 में भाषा का राष्ट्रीय प्राध्यापक घोषित किया था? तो ऐसे कौन से विद्वान थे? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी को ही 1965 में भारत सरकार ने क्या किया था? राष्ट्रीय प्राध्यापक घोषित किया था, भाषा का राष्ट्रीय प्राध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ साहित्य में कितने नाथों का उल्लेख मिलता है? ये बहुत ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी जानते होंगे, बहुत बार आप लोग पढ़े भी होंगे। तो नाथ साहित्य में कितने नाथों का उल्लेख मिलता है तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसमें जो उल्लेख मिलता है 9 नाथों की उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साहित्यकार को प्रथम राजभाषा आयोग का सदस्य बनाया गया? ऐसे कौन से साहित्यकार है जिसे कि प्रथम राजभाषा आयोग का सदस्य बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर जिसका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाता है? डी सही हो जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है प्रथम राजभाषा आयोग का सदस्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। नाथ संप्रदाय किस मत से संबंध रखते हैं? तो नाथ संप्रदाय किस मत से संबंध रखते हैं? तो वैष्णव से रखते हैं, स्मार्त से रखते हैं, शाक्त से रखते हैं या फिर शैव से रखते हैं? तो नाथ संप्रदाय जो संबंध रखते हैं वह शैव धर्म से रखते हैं, आप सभी जानते होंगे अच्छे से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथों के संबंध में असंगत है, इनमें से कुछ एक ऐसी बातें हैं जो नाथों के संबंध में बिल्कुल गलत है, तो वो देख लेते हैं कौन सी बात है। तो पहला ऑप्शन है गृहस्थ जीवन के विरोधी थे, दूसरा ऑप्शन है कि गुरु सेवा को महत्व दिया, तीसरा ऑप्शन है नारीश्वरवादी थे और चौथा ऑप्शन है भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में थे। ठीक है, तो नाथों के संबंध में इसमें जो असंगत है, जो गलत है, वह है ऑप्शन नंबर सी कि ये जो थे नारीश्वरवादी थे। बाकी ये 3 जो है बिल्कुल सही है नाथों के संबंध में कि गृहस्थ जीवन के विरोधी थे, गुरु सेवा को महत्व दिया गया था, दिया जाता भी है और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में इसकी जो है बहुत ज़्यादा उपलब्धि है। तो 3 ऑप्शन इसके सही हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर सी जो इसका गलत हो जाता है, यही असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति काल को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त नाम से किसने विभाजित किया? रीति काल को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त नाम से किसने विभाजित किया? आचार्य शुक्ल ने, नामवर सिंह ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दूं रीति काल को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त से नाम से जो विभाजित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो वह किया गया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही हो जाता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का नाम, यानी कौन सा नाम उन्होंने दिया रीतिकाल को, क्या कह के पुकारा? तो उन्होंने जो नाम दिया था वह दिया था श्रृंगार काल, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने भारतेंदु द्विवेदी युग को नाम दिया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भारतेंदु द्विवेदी युग को क्या नाम दिया है? पहला ऑप्शन है नवजागरण काल, दूसरा है जागरण काल, तीसरा है पुनर्जागरण काल और चौथा है नवलेखन काल। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने भारतेंदु द्विवेदी युग को जो नाम दिया था इन्होंने, वह नाम दिया था नवजागरण काल का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आलोचक ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? तो किस आलोचक ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? तो यह जो कहा गया है उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, यह कहा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाता है, इन्होंने ही कहा था उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल की नहीं है? इनमें से कैसी प्रवृत्ति है जो आदिकाल की नहीं है, बाकी सभी है? तो पहला ऑप्शन है जन चेतना का काव्य, दूसरा है चरित काव्य, तीसरा है विविधता का काव्य और चौथा है समांति मूल्यों का काव्य। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए जो है यह नहीं है आदिकाल की प्रवृत्ति। ठीक है, जन चेतना का काव्य और बाकी ये 3 जो है ये तीनों हैं, चरित काव्य हैं, विविधता का काव्य है, समांति मूल्यों का काव्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका नहीं है। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स सुबह जो आता है हमारा वीडियो वो आता है नेट वालों के लिए, जो नेट करना चाहते हैं वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं सुबह सुबह।
है ना। तो अभी जो है आदिकाल उसमें जो हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। उसके बाद हम लोग भक्ति काल स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो 20 क्वेश्चन है केवल STT वालों के लिए, यानी कि कहें कि जो टीचर से संबंधित एग्जाम देना चाहते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो हैं, सारे एग्जाम के लिए हैं, लेकिन स्पेशल जो आ रहा है वो बिहार STT के लिए आ रहा है। तो आप इसे भी देख सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं, दोनों का आप लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।